इतिहास हमें सिर्फ युद्ध नहीं सिखाता, इतिहास हमें इंसान को पढ़ना सिखाता है। एक तरफ चंद्रगुप्त जो सोच रहा था कि उसने अपने गुरु से सच छिपा लिया, और दूसरी तरफ चाणक्य जो आंखों से नहीं मन से देख रहे थे। याद रखिए, झूठ शब्दों से बोला जाता है लेकिन पकड़ा जाता है व्यवहार से। धर्मदत्त की कहानी सिर्फ एक व्यापारी की कहानी नहीं थी, वह हम सबके भीतर छिपे उस लालच की कहानी थी जो कहता है थोड़ा सा गलत कर लो, कोई नहीं देख रहा। लेकिन सच्चाई यह है, कोई देख रहा होता है, या तो समाज देख रहा होता है, या समय देख रहा होता है, या फिर आपका अपना अंतर्मन। और जब सच सामने आता है तो धन बच सकता है लेकिन भरोसा नहीं बचता। दोस्तों, झूठ बोलना आसान है, बहाना बनाना आसान है, दूसरों को धोखा देना भी आसान है, लेकिन सबसे कठिन क्या है? खुद की आंखों में आंख डालकर जीना। चाणक्य ने हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई। अगर तुम राज्य चलाना चाहते हो, अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो, अगर तुम नेतृत्व करना चाहते हो, तो तुम्हें लोगों के शब्द नहीं, उनकी नीयत पढ़नी होगी। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर तारीफ शुभ चिंतन नहीं होती, हर चुप्पी ईमानदारी नहीं होती, और हर गलती मासूमियत नहीं होती। लेकिन यह कला दूसरों का झूठ पकड़ने से पहले तुम्हें अपना सच मजबूत करने की सीख देती है, क्योंकि जो खुद सच्चा होता है उसे किसी से डर नहीं लगता। जिसका चरित्र साफ होता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम धर्मदत्त बनना चाहते हैं जो थोड़े लाभ के लिए जीवन भर का विश्वास खो दें, या हम वह साधु बनना चाहते हैं जो अकेला होते हुए भी सच के लिए खड़ा हो जाए, या हम चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं जो गलती समझते ही सिर झुकाकर सीख लें? याद रखिए, झूठ की उम्र छोटी होती है, ईमानदारी की जड़ें गहरी होती हैं, और चरित्र ही असली ताकत है। धन से बड़ा नाम है, नाम से बड़ा विश्वास है, और विश्वास से बड़ा कुछ नहीं। अगर आप जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर की मिलावट निकालिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपने इरादों को साफ कीजिए, अपने कर्मों को सच्चा बनाइए, क्योंकि राज्य तलवार से नहीं चलता, राज्य विश्वास से चलता है। और अंत में जब अगली बार आप किसी को देखें तो सिर्फ उसकी बात मत सुनिए, उसका व्यवहार पढ़िए, लेकिन उससे भी पहले अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि कोई आपकी सच्चाई पर सवाल ना उठा सके। दोस्तों, सच्चाई धीमी चल सकती है लेकिन रुकती नहीं। झूठ तेज दौड़ सकता है लेकिन टिकता नहीं। चुनाव आपका है, आप क्या बनेंगे? झूठ का सहारा लेने वाले या सच्चाई पर साम्राज्य खड़ा करने वाले? निर्णय आज लीजिए, चरित्र आज बनाइए, और जीवन ऐसा जिए कि इतिहास आपको याद रखे। धन्यवाद। एक दिन चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के पास आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वे कुछ छिपा रहे हों। चाणक्य ने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, चंद्रगुप्त, क्या बात है? तुम्हारा मन आज कुछ उदास क्यों लग रहा है? चंद्रगुप्त ने हंसते हुए जवाब दिया, गुरुदेव, कुछ नहीं, बस युद्ध की तैयारियों में व्यस्त था। सब ठीक है। लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। चाणक्य ने गौर किया कि चंद्रगुप्त की मुस्कान बनावटी थी और उनकी आवाज में एक हल्का सा कंपन था। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रगुप्त, तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हें मुझसे कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं। बोलो, क्या बात है? चंद्रगुप्त ने फिर हंसकर टालने की कोशिश की। गुरुदेव, आप भी ना हर बार मेरे मन की बात पढ़ लेते हैं। सच में कुछ नहीं हुआ। लेकिन चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने 2 मिनट के भीतर चंद्रगुप्त का झूठ पकड़ लिया। चाणक्य ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, तुमने जो कहा वह सच नहीं है। तुमने कल रात एक गुप्त बैठक की थी जिसमें तुमने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर एक योजना बनाई, और वह योजना तुम मुझसे छिपा रहे हो। क्या मैं सही हूं? चंद्रगुप्त स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, गुरुदेव, मैंने तो बड़े आत्मविश्वास के साथ झूठ बोला था। आपने इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया? कृपया मुझे यह कला सिखाइए। चाणक्य ने हंसते हुए कहा, मेरे शिष्य, झूठ पकड़ना कोई जादू नहीं बल्कि एक कला है जो अवलोकन, धैर्य और बुद्धि से आती है। आज मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि कैसे तुम झूठ को पकड़ सकते हो और हकीकत को जान सकते हो। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें इस कला का महत्व समझाएगी। एक छोटा सा गांव था, हरा भरा, शांत और ईमानदार लोगों से भरा हुआ।
उसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त की घी की दुकान पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि उसके यहाँ का घी सबसे शुद्ध होता है, गाय के ताजे दूध से बना, सुगंधित और स्वादिष्ट। धर्मदत्त की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग उसके यहाँ घी खरीदने आते थे। उसका कारोबार खूब फल फूल रहा था। उसके पास धन, नाम और मान शान सब कुछ था। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। धन मिलने के बाद भी लोभ का नशा उतरा नहीं। समय बीतता गया। धीरे धीरे धर्मदत्त के मन में लोभ जाग उठा। उसे लगने लगा कि यदि वह घी में थोड़ा सस्ता तेल मिलाए तो उसे अधिक मुनाफा होगा। उसकी दुकान तो वैसे भी प्रसिद्ध थी, कोई शक नहीं करेगा। पहली बार उसने बहुत डरते डरते यह काम किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लोग इस बात को समझ पाएंगे, लेकिन आश्चर्य, उस दिन भी उसकी सारी घी बिक गई। न किसी ने घी की गंध पर शक किया, न रंग पर। यह देखकर उसका विश्वास बढ़ गया। अब वह हर रोज घी में तेल मिलाने लगा। लागत घटी, मुनाफा बढ़ा। उसका वही खाता सोने जैसा चमक उठा। उसने नया मकान बनवाया, दुकान और भी बड़ी कर ली। गांव के मंदिर में दान देना शुरू कर दिया ताकि लोग उसे धर्मात्मा समझे। लेकिन एक बात उसने नहीं समझी, सच्चाई कितनी भी छुपाई जाए एक दिन सामने आ ही जाती है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने धीरे धीरे घी की गंध और स्वाद में फर्क महसूस किया। बच्चों को घी खाने के बाद पेट दर्द होने लगा। कुछ गृहिणियां बोली, पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। लेकिन कोई साहस कर उसकी शिकायत करने ना गया, क्योंकि धर्मदत्त अब बड़ा आदमी बन गया था। पर गांव में एक साधु आया। वह दूर दूर से यात्राएं करता था। जहां भी जाता वहां के मंदिर में रुकता और लोगों के मन की बातें सुनता। जब वह इस गांव पहुंचा तो उसने भी धर्मदत्त की दुकान से घी खरीदा। घी सूंघा, उंगलियों पर घिसा और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। साधु ने गांव के लोगों को बुलाया और पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस घी में कुछ गड़बड़ है? लोग चुप रहे, डर के मारे कुछ कह ना सके। साधु मुस्कुराया और बोला, ठीक है, कल सुबह गांव के मंदिर में सब इकट्ठे हो जाना, वहां इसका सच सामने लाऊंगा। अगले दिन सुबह पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। साधु ने धर्मदत्त को भी बुलाया। सबकी आंखें उस पर टिकी थीं। साधु ने एक कटोरी में घी लिया, उसमें थोड़ी रुई डाली और दीपक बनाया। जब घी के दीपक को जलाया गया तो उसमें से काली धुआं निकली और बदबू भी आई। सब लोग हैरान रह गए। देखो, साधु बोला, शुद्ध घी कभी इस तरह नहीं जलता, इसमें जरूर मिलावट है। धर्मदत्त का चेहरा पीला पड़ गया। गांव के मुखिया ने कठोर स्वर में पूछा, सच सच बता, तूने क्या मिलाया है? धर्मदत्त ने बहुत कोशिश की झूठ बोलने की भी, लेकिन साधु की तीखी नजरों और गांव वालों की आंखों से बच ना सका। आखिर उसे कबूल करना पड़ा, मैंने घी में सस्ता तेल मिलाया है। गांव में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने सालों से उस पर भरोसा किया था वे शर्मिंदा महसूस करने लगे। धर्मदत्त रो पड़ा। उसने कहा, मैंने लालच में आकर यह पाप किया, मुझे क्षमा करो। साधु ने शांत स्वर में कहा, देखो भाई, धन कमाना बुरा नहीं है, पर बेईमानी से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। तूने जो भी दान मंदिर को दिया वह व्यर्थ गया, क्योंकि उसका मूल पाप से भरा था। धर्मदत्त ने सबके सामने वचन दिया, आज से मैं कभी मिलावट नहीं करूंगा। गांव वालों ने भी उसे एक मौका देने का निश्चय किया, लेकिन साथ ही ठान लिया कि अब वे हर वस्तु सावधानी से खरीदेंगे। चंद्रगुप्त, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? सबसे बड़ी सीख यह है कि मनुष्य चाहे कितना भी चालाक हो, सच्चाई को छिपा नहीं सकता। झूठ का पर्दा एक दिन हट ही जाता है। दूसरा, व्यापार में ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। जिसने इस सत्य को पकड़ लिया वही सच्चा व्यापारी बनता है। इस कहानी का तीसरा पहलू भी है लोगों की आंखें। यदि एक भी व्यक्ति सजग हो जाए तो वह पूरे गांव की आंखें खोल सकता है, जैसे उस साधु ने किया। इसका अर्थ है कि जब समाज की आंखें बंद हो जाती हैं तो बेईमान लोग पनपते हैं, पर जब जागरूकता आ जाती है तो बेईमानी का अंत हो जाता है। और चंद्रगुप्त इस साधु ने सिर्फ व्यापारी को नहीं सुधारा, पूरे गांव को सिखाया कि आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुपती। यदि गांव वाले शुरू में ही सच को पहचान लेते तो घी मिलावट से बच्चों को कष्ट ना होता। इसलिए राज्य चलाते समय या किसी भी पद पर रहते हुए तुम्हें भी सजग रहना होगा।
जब कोई दरबारी तुम्हें चापलूसी करे तो उसकी बातों के पीछे छुपे इरादों को देखना। जब कोई सलाह दे तो उसके मन की सच्चाई को पकड़ना। हर शब्द, हर व्यवहार, हर मुस्कान के पीछे का सच समझना। और याद रखना, जो व्यापारी लोभ में पड़ा वह अपनी प्रतिष्ठा खो बैठा। आज भी गांव वाले उसे शक की नजर से देखते हैं। मनुष्य के जीवन में एक बार भरोसा टूट जाए तो दोबारा वह पहले जैसा नहीं बनता। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, आचार्य, मैं समझ गया। मैं राज्य में और जीवन में सच्चाई को ही सबसे बड़ा धर्म मानूंगा। चाहे कितना भी लालच सामने क्यों ना हो, मैं कभी अन्याय और धोखा नहीं करूंगा। तब चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, मैं अब कुछ ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जिनकी मदद से किसी भी व्यक्ति के झूठ को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन इस कला में धैर्य, सूझबूझ और निष्पक्षता जरूरी है। तो आइए एक एक नियम को ध्यानपूर्वक समझते हैं। नियम एक, शारीरिक हाव भाव पर ध्यान दें। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो सबसे पहले उसके शरीर की भाषा बदलती है। चाहे उसकी जुबान कुछ भी कह रही हो, लेकिन उसके हाव भाव सच्चाई को उजागर कर देते हैं। इस नियम को समझना बहुत आसान है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे बात कर रहा है और बार बार अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है, तो यह शक का संकेत हो सकता है। सामान्यतः जो व्यक्ति सच बोलता है वह सामने वाले की आंखों में निडरता से देखता है, लेकिन जो झूठ बोल रहा होता है वह सामने नजरें मिलाने से बचता है या बार बार नीचे देखता है। कई बार लोग अपने मुंह या नाक को बार बार छूते हैं। यह संकेत है कि वे तनाव में है। जब दिमाग झूठ गढ़ता है तो शरीर तनाव महसूस करता है और हाथ अनायास ही मुंह, नाक या गर्दन की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा पैरों की हरकत भी बहुत कुछ कहती है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति बार बार पैर हिलाता है, कुर्सी पर असहज होकर बैठता है या बार बार पोजीशन बदलता है। यह सारी हरकतें उसके अंदर चल रही घबराहट का परिणाम होती हैं। नियम 2, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें। हम सबके अंदर एक स्वाभाविक अनुभूति होती है जिसे अंतर्मन या गट फीलिंग कहते हैं। जब भी कोई झूठ बोलता है तो मन के अंदर से हल्की सी आवाज आती है कि यह बात कुछ ठीक नहीं लगती। इस प्रवृत्ति को नजरअंदाज ना करें। अगर कोई आपकी आंखों में देखकर भी बोले और कहे कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन आपके मन में संदेह उठे, तो इस भावना पर ध्यान दें। आपका अवचेतन मन व्यक्ति के चेहरे, हाव भाव, शब्दों और परिस्थिति से मिले सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर यह इशारा देता है। अगर आप इन 7 नियमों को लगातार अपने जीवन में आजमाते रहेंगे तो कुछ ही समय में आप भी असली और नकली बातों में फर्क पहचानना सीख जाएंगे। नियम 3, आवाज के उतार चढ़ाव को समझें। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है व्यक्ति की आवाज पर ध्यान देना। जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आवाज में हल्का सा फर्क आ जाता है, चाहे वह इस बात को खुद भी ना समझे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सामान्य बातचीत में धीमी आवाज में बात करता है, लेकिन किसी खास प्रश्न पर अचानक उसकी आवाज तेज या कर्कश हो जाए, तो यह संकेत हो सकता है कि वह उस सवाल से असहज है। इसी तरह यदि उसकी आवाज में अचानक रुकावट आने लगे, जैसे हूं, मतलब तो यह भी झूठ बोलने का लक्षण है। कभी कभी झूठ बोलने वाला अपनी बात को बार बार दोहराता है ताकि सामने वाले को विश्वास दिला सके। वह कह सकता है, नहीं नहीं, मैं तो वहां था ही नहीं, सच में नहीं था। इस दोहराव से पता चलता है कि वह अपने झूठ को खुद भी पक्का करने की कोशिश कर रहा है। एक और बात, आवाज का कंपन। घबराया हुआ झूठा व्यक्ति चाहकर भी अपनी आवाज को पूरी तरह स्थिर नहीं रख पाता। उसकी आवाज में नमी, हल्की कांप या तेजी आ जाती है। यह कंपन एक अनुभवी श्रोता तुरंत पकड़ सकता है, परंतु यहां भी सावधानी जरूरी है। कुछ लोग मंच पर बोलते समय या जब वे किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, तब भी घबराहट के कारण ऐसे संकेत देते हैं। इसलिए केवल आवाज के आधार पर निष्कर्ष ना निकालें। उसके चेहरे के हाव भाव, आंखों की गति और शारीरिक स्थिति को भी साथ में परखें। नियम 4, कहानी में विरोधाभास खोज। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी बातों में विरोधाभास होना स्वाभाविक है। सच केवल एक होता है, इसलिए जो व्यक्ति सच्चाई बोलता है उसकी कहानी हमेशा एक जैसी होती है। लेकिन जो झूठ बोलता है उसे अपनी बातों को बार बार बनाना पड़ता है और इस चक्कर में कहीं ना कहीं वह गड़बड़ कर बैठता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, कोई कहता है कि मैं कल पूरे दिन घर पर था,
लेकिन थोड़ी देर बाद कहता है कि मैं दोस्त से मिलने बाजार गया था। यह विरोधाभास है। दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। ऐसे ही लोग अपनी बातें बदलते रहते हैं और झूठ की परतें खुलती जाती हैं। यदि आप शांति से धैर्य के साथ उसके पहले और बाद के जवाबों को जोड़ेंगे तो आपको यह अंतर दिखने लगेंगे, खास तौर से तब जब आप उससे अलग अलग तरीके से एक ही बात पूछें। कई बार वही सवाल दोबारा पूछने पर उसका जवाब बदल जाता है। यह भी झूठ का संकेत है। सावधानी रखें, कभी कभी इंसान सच में भी भूल सकता है। इसलिए इस नियम के साथ साथ दूसरे नियमों का भी ध्यान रखें। नियम 5, समय का दबाव बनाएं। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने झूठ को तैयार करने के लिए समय चाहता है। अगर आप उस पर अचानक सवालों की बौछार कर दें या त्वरित उत्तर मांगे तो वह घबरा सकता है या रुक रुक कर जवाब देगा। मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं, तुम कल रात कहाँ थे, और वह बिना तुरंत जवाब दिए सोचने लगता है या इधर उधर देखने लगता है, तो इसका मतलब है कि वह मन में जवाब गढ़ रहा है। जबकि जो सच बोलता है वह बिना रुके साफ जवाब देता है। इसलिए जब भी आपको किसी पर शक हो, अचानक सवाल करें और तुरंत जवाब मांगे। इससे झूठ बोलने वाले के मन में घबराहट बढ़ेगी और उसके चेहरे व शरीर के हाव भाव बदल जाएंगे। पर सावधानी रखें, कभी कभी इंसान सच बोलते हुए भी सोचने में समय लेता है, जैसे कि अगर सवाल पुराना हो या व्यक्ति थका हुआ हो। इसलिए केवल इस आधार पर निष्कर्ष न निकालें, बाकी नियमों को भी साथ में देखें। नियम अतिरिक्त जानकारी पर गौर करें। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात को विश्वास दिलाने के लिए बहुत सारी अनावश्यक जानकारी भी देता है। वह छोटी छोटी बातें बताने लगता है जो असल सवाल से जुड़ी नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से पूछें, तुम कल कहाँ थे, और वह बोले, मैं मार्केट गया था, वहां एक लाल गाड़ी दिखी, फिर अचानक बारिश भी आ गई, तभी मुझे दोस्त मिला, तो यह जरूरत से ज्यादा विस्तार है। सच बोलने वाला सीधा जवाब देगा, मार्केट गया था। बस यह झूठा व्यक्ति अपनी बात में इतना लच्छेदार मसाला भर देता है कि सुनने वाला उलझ जाए और असली सवाल भूल जाए। यह भी झूठ का संकेत हो सकता है, लेकिन सावधानी यहां भी जरूरी है। कुछ लोग स्वभाव से विस्तार में बात करते हैं, इसलिए इस आदत को पहले समझें। जब किसी विशेष विषय पर उसकी बात असामान्य लंबी हो जाए, तब सतर्क हो जाए। नियम 7, भावनाओं की गहराई को परखें। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसकी भावनाएं भी अक्सर बनावटी होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बहुत ज्यादा जोर जोर से दुख या खुशी जताने लगे लेकिन उसकी आंखों में आंसू ना हो या चेहरे पर सच्चा भाव ना दिखे, तो यह शक का विषय हो सकता है। सच्ची भावनाएं भीतर से आती हैं, उनके लिए ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन झूठ बोलते समय व्यक्ति सोचकर भाव बनाता है, इसीलिए उसकी आवाज, चेहरे के हाव भाव और आंखों की चमक में फर्क नजर आता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई दोस्त कहे कि वह आपकी मदद से बहुत खुश है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिखती या वह बार बार मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, तो समझिए कुछ गड़बड़ है। इसी तरह झूठा दुख दिखाने वाला व्यक्ति बार बार चेहरे को छू सकता है, नीचे देख सकता है या मुंह फेर सकता है। पर ध्यान रखें, हर बार ज्यादा भाव दिखाना झूठ का संकेत नहीं होता। कुछ लोग स्वभाव से भी नाटकीय होते हैं, इसलिए बातों, हाव भाव, आवाज सब कुछ मिलाकर सोएं।